तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने मराठी मास्टर इस चैनल में। जो बच्चे यहाँ पे नए आए होंगे तो प्लीज़ आप लोग सबके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मराठी इंग्लिश मीडियम की जितने भी मराठी के लेसन्स और पोएम है उसकी वीडियो आप तक पहुँच पाए। और जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे होंगे तो वो वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, ताकि वहाँ पर इस लेसन का पार्ट 1 भी जो है उसकी लिंक आपको दी गई है। साथ में और भी जो मराठी के वीडियोस है तो आपको वहाँ पर देखने मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पैसेज जो वो हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कवि वर्य नारायण सुर्वे। कवि वर्य नारायण सुर्वे। देखिए, कवि वर्य नारायण सुर्वे सभा संमेलन गाजवत, यानी कि कवि वर्य नारायण सुर्वे सभा सम्मेलन गाजविनारे कवि थे। अब इसमें अंतर क्या है? तो दोस्तों आपने देखे होंगे कि कॉमेडियन बहुत सारे, लेकिन आपको पता है कि कपिल शर्मा का एक अलग नाम है ना, उनका अलग पहचान है। वो जिस तरीके से ऑडियंस से इंटरेक्ट करते और वो जितने फेमस है, इसी तरीके से कवि तो बहुत थे, लेकिन कवि नारायण सुर्वे जो थे वो सभा सम्मेलन गाजवनारे कवि थे, यानी कि वो महफिल लूटने वाले कवि थे। अब यहाँ पे देखिए कि पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले। अब यहाँ पे पुढे यानी आगे जाकर वो साहित्य सम्मेलन जो होता है उसके अध्यक्ष भी हुए। और परिणाम तो क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि उनके कार्यक्रमांना अहोरात्र भरती असे। अहोरात्र यानी कि दिन रात उनके कार्यक्रम में भरती, यानी काफ़ी पब्लिक जो है उनकी दीवानी थी। तो उनकी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, बहुत सारे वहाँ पे उनको जाना पड़ता था। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही। प्रत्येक यानी हर एक कार्यक्रमात, यानी कि कार्यक्रम में उन्हें सम्मान की शाल और श्रीफळ, श्रीफळ यानी कि उनको इन प्रोग्राम में शॉल के साथ में एक नारियल भी दिया जाता था, और ये उनको मिलती रहते थे। अब वो मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें बार बार बुलाया जाता था और बार बार उन्हें शॉल दी जाती थी। अब ये शॉल देने वाला एक्सपिरियंस उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि या शॉली घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। या शाली घेऊन आता मी शालीन बनू लागलो आहे। अब यहाँ पे उपरोधात्मक कवि नारायण सुर्वे कहते हैं कि इन शॉल से, ये जो शॉल मिल रही है, ये शॉल मिल कर मैं अब शालीन बन गया हूँ। देखिए, शालीनता जो है वो उसके जन्मजात गुण होता है ना। व्यक्ति हमेशा जैसे पैदा होता है अपने गुणों के साथ पैदा होता है। कोई किसी को कितने भी शॉल मिले तो वो शालीन नहीं होता। लेकिन उनकी एक लाइन देखिए, कवि कवि की लाइन देखिए आप, है ना, कि कवि जो कुछ अगर जनरल बात भी अगर बोल दे तो एक कविता की तरह लगती है। आगे देखते, त्यांच्या बोलण्यातील, त्यांच्या यानी उनके, कवि नारायण सुर्वे इनके बोलण्यातील, बोलने में उपरोधिक खोज माझ्याच नव्हे तर कुणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती। त्यांच्या यानी उनके बोलने की उपरोधिक यानी कि बिल्कुल अपोजिट बोलना है ना। इसकी उपरोधिक खोज माझा यानी मेरे ही नहीं बल्कि किसी के भी सहज यानी आसानी से ध्यान में आने वाली बात थी। अब इनका मतलब यह है कि कवि नारायण सुर्वे ने जो शालीनता के बारे में कहा है कि लोग जो है अच्छे कपड़े पहनकर या अच्छी चीज़ें पहनकर समाज में शालीनता यानी कि शरीफ होने का दिखावा करते। तो यहाँ पर कवि का, नारायण सुर्वे का कहना है कि मेरे पास इतने सारे शॉल मुझे मिल गए तो मैं बहुत शालीन हो गया हूँ। इसका मतलब यही है कि लोग जो है वो अपनी रईसी, अमीरी या और भी चीज़ों का इस्तेमाल करके जताते हैं कि हम जो है वो शालीन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि शालीनता ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है। शालीनता, अब इसके आगे शाल व शालीनता, शाल और शालीनता यानी शाल और शराफत, इसका क्या संबंध, यांचा काय संबंध काय, यानी इसका क्या संबंध है? खरे तर खरीखुरी शालीनता शाली विनाचे शोभते। खरे तर यानी सच्चाई में अगर देखा जाए तो शाल के बगैर ही शालीनता शोभती है, यानी कि शोभा देती है। सुर्वे मुळातच शालीन, सुर्वे मुळातच यानी जन्मत वो सुर्वे जो थे वो शालीन यानी कि शरीफ थे। शालीनच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधीच हरवली नाही, कधी क्षीण झाली नाही। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। यहाँ पे शालीनच्या वर्षावाखाली यानी उन पर दिन रात जो है वो शाल की वर्षा हो रहे थे। उनको मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। उनके कार्यक्रम में अहोरात्र यानी कि काफ़ी पब्लिक आती थी। देखा जाए तो उन्हें इस बात का गर्व और घमंड होना चाहिए, लेकिन वे घमंड और गर्व नहीं करते, बल्कि वे बड़े ही शालीनता से यानी कि शराफत के साथ में पेश आते।
यानी यहाँ पे कहा गया है कि उनकी शालीनता हरविल यानी कि गुम हो जाना, तो उनकी जो शालीनता शराफत है वो गुम नहीं हुई। आप देखिए कि आपके आस पड़ोस में या कोई भी व्यक्ति अगर उसको 4 पैसा अगर वो कमाने लगे तो उसके अंदर से धीरे धीरे शराफत या शालीनता कम हो जाती है और उसे घमंड होने लगता है। तो यहाँ पे तो इनका शाल का वर्षा और इनका इतना मान सम्मान हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी शालीनता नहीं खोई। मी कविवर्यांना म्हटले शाली मूर्त। हाँ, अब यहाँ पे आगे देखते हैं आगे क्या है की मी कविवर्यांना म्हटले शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईल, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शॉल लगेच नेऊन देईन। अब इसके ऊपर कवि राघव यादव इन्होंने कवि नारायण सुर्वे को जवाब दिया कि अगर शालीमुळे शालीनता येत असेल, अगर शाल की वजह से शालीनता यानी शराफत अगर आती होंगी तो मैं कर्जबाजारी होऊंगा, यानी मैं कर्जा लूँगा, भिकेला लागेन यानी मैं भिखारी बन जाऊंगा, पण यानी लेकिन शाली खरीदी करूँ, मैं शॉल को खरीदी कर सभी को एक एक शॉल गिफ्ट कर दूंगा, एक एक शॉल क्या करूँगा गिफ्ट करूँगा। और यावर ते शालीन कवि मनापासून हरला। और ये बोलने के बाद देखिए राघव यादव भी बहुत बड़े लेखक थे, तो इन्होंने भी बड़ा अच्छा सा जवाब उन्हें दिया कि मैं दुनिया में जितनी शॉल है सारी खरीदी कर लूँगा, मैं कर्जबाजारी हो जाऊँगा, लेकिन मैं इन शॉल को जो है एक एक को गिफ्ट कर दूंगा ताकि मैं शालीन बन सकूँ। लेकिन इस जवाब के ऊपर जो है कवि नारायण सुर्वे खिलखिलाकर हंस उठे। उन्हें समझ में आ गया कि लेखक राघव यादव उनसे क्या कहना चाह रहे। शालीमुळे शालीनता येते की जाते या प्रश्नाचे उत्तर जाते असेच आहे। शॉल की वजह से अगर शालीनता आती है या जाती है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो इसका उत्तर जाती है, यही है। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमवून बसण्याचा धोका आहे। सन्मान करण्याचे यानी कि किसी को इज्जत देने के लिए इसके शॉल गिफ्ट करने से हम लोग एक इज्जतदार जो जग यानी दुनिया है उसे हम लोग जो है वो गवा देते हैं, है ना। क्योंकि वो जिस व्यक्ति को हम लोग सम्मानित करते हैं तो वो अपने आप को थोड़ा गर्वान्वित महसूस करता है और उसकी शालीनता कम होती है ना, इसके पीछे इसका ऐसा कहना है। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। और आगे चल के 2004 साल में राघव यादव ये क्या हुए, मराठी साहित्य सम्मेलन के बिन विरोध अध्यक्ष यानी बिना विरोध किए हुए इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला। तत्कालीन यानी उस समय के 1-2 वर्ष यानी उसी साल के 1-2 सालों में लगभग 2004, 5, 6, 7 इस दौरान उन पर शाल का वर्षाव हुआ, यानी उन्हें भी काफ़ी शॉल मिली। जाहिर सी बात है वो जो थे मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें शाल मिलती गई। एवढ्या शाली जमत गेल्या, इतन्या शाल मेरे पास इकट्ठा हो गए कि माझी 8x6 खोलीत त्यांना ठेवणे शक्य नव्हते। देखिए इतने बड़े राइटर थे और ये 8x6 के कमरे में रहते थे। तो इनका कहना है कि 8x6 के कमरे में इतने सारे शॉल को रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इस वजह से क्या किया कि मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून, यानी मैंने सारे शालों का गाठोड़ा यानी गट्ठा बांधा और अपने निकटवर्ती यानी नज़दीकी मित्र के पास उसे रखा और उन्हें शाली वापरण्याचा वगैरह त्याला सर्वाधिकार दिला। और उसने यानी राघव यादव ने उन शॉल को वापरने का या किसी को दे देने का सर्वाधिकार यानी उसको एक अधिकार दे दिया कि आपको ये शॉल अगर रखना है तो आप रख सकते हैं या किसी को देना है तो दे सकते हैं, अगर आपको वापरना है तो वापर सकते हैं। बेचारा अति प्रामाणिक, बेचारा वो बहुत ही प्रामाणिक यानी सच्चा इंसान था, बहुत ही सच्चा इंसान था। त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले और उसकी जो खोली थी वो भी काफ़ी छोटी थी, लेकिन उसने उन्हें बड़े ही अच्छे से सांभाल कर रखा। मी हळूहळू त्या सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना, और मैंने धीरे धीरे वो सारे शॉल जो है वो गरीब और जो मजदूर है उनको बांट दिया। अब यहाँ पे उनका जो दोस्त था उसने उसमें की एक भी शॉल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उनको और भी संभाल कर रखा। देखिए यहाँ पर इसकी ईमानदारी कितनी है ना। तो दोस्तों आज के ये शॉल के पार्ट नंबर 2 में इतना ही था, मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में। चलिए, शुक्रिया।